पश्चिम बंगाल के महायुद्धों में रोज एक नया रंग देखने को मिल रहा है। 107 दिन से दिल्ली की सरहद पर सरकार का विरोध कर रहे किसानों ने अपना दायरा बढ़ाया और नंदीग्राम की हॉट सीट पर जाकर महापंचायत की और बीजेपी को वोट न देने की अपील की, जिसको लेकर मचा बवाल। तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। इससे पहले कि हम अपने देश के सवाल की ओर बढ़े, इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। यहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए पहुंचे, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा भी बैठक में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, आज बंगाल की दूसरी लिस्ट पर लगेगी मोहर। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। 5 राज्यों समेत बंगाल की दूसरी सूची जारी होने की भी बात की जा रही है। इस पर ताजा जानकारी के लिए बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता सुमित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पहली सूची में देखा गया था घंटों का इंतजार, कई दिन का भी इंतजार करना पड़ा कि आखिर कौन कहां से उम्मीदवार होगा। आज क्या लगता है, आज का रुख देखकर आपको कितने घंटे चल सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक? जी हाँ, बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से पिछला जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो हमने कवर किया था यहाँ पर, उसको देखकर लगता है कि इस बार भी मीटिंग काफी मैराथन मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग से पहले जो सीईसी की मीटिंग है, उससे पहले आज सुबह से ही बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के घर पर कोर कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हर स्टेट के नेताओं के साथ मिलकर उस लिस्ट को फाइनलाइज किया जा रहा था, जिसकी जो लिस्ट यहाँ पर सीईसी में आएगी, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जो तमाम बीजेपी के दिग्गज बड़े नेता हैं, वो इस सीईसी के मेंबर्स हैं। तो उससे पहले हर स्टेट की लिस्ट को पहले छोटा किया गया और उसको अब यहाँ पर सीईसी में उस पर अंतिम मोहर लगनी है। दूसरी बात एक और मैं ये बता दूं मनीष के, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, आसाम और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य और 1 यूटी में जो इलेक्शन होना है, उसमें जो थर्ड फेज का इलेक्शन होगा, थर्ड फेज और संभवतः वेस्ट बंगाल के चौथे फेज की कुछ सीटों पर आज मोहर लग सकती है। इसके अलावा आसाम के थर्ड फेज के कुछ जो सीटें बची थी उस पर मोहर लग सकती है। और जो बाकी जो सदर्न स्टेट्स है, चाहे केरल हो या तमिलनाडु या यूटी हो पौंडीचेरी की, वहाँ एक ही फेज में इलेक्शन होना था। तो आज उस पर भी चर्चा होगी और उसके भी उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लग सकती है। तो ये बैठक काफी लंबी चलने वाली है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक सबसे पहले असम को लेकर चर्चा होगी, जहां तकरीबन 20 सीटों पर आज मोहर लगनी है। उसके बाद फिर केरल या वेस्ट बंगाल की उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। सुमित, जहां तक बात की जाए तो एक एक विधानसभा सीट को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और आखिर उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर जो स्क्रीनिंग, जैसा कि आपने कहा, एक शॉर्टलिस्ट तैयार हो चुकी है। ऐसी सूरत में बंगाल को लेकर एक एक नाम को फूक फूक कर, जांच परख कर ही उस नाम पर मुहर लगेगी, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से बीजेपी एक डेडिकेशन के साथ बंगाल का चुनाव लड़ रही है, और न सिर्फ ये तो भी चुनाव का वक्त था, उससे पहले से ही, उससे 1-2 साल पहले से ही बीजेपी ने जिस तरीके से खुद को वहां पर सक्रिय किया था, उसको देखकर ये निश्चित है कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जिसको भी टिकट के नाम पर मोहर लगेगी, जिसके भी नाम पर मोहर लगेगी इस सूची में, उसकी कंप्लीट स्क्रीनिंग हो चुकी होगी और उसके बाद ही उसकी विनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए ही उसको टिकट दी जाएगी। बीजेपी के भीतर ये परंपरा भी है कि कोई भी कैंडिडेट हो, उसकी जीतने की संभावना को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ऐसे में जो जिस भी नाम पर मोहर लगेगी आज केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में, निश्चित तौर पर उसके पीछे एक जबरदस्त होमवर्क भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। जी सुमित, आपका इस ताजा जानकारी के लिए बीजेपी मुख्यालय से कि आखिर 5 राज्यों के साथ साथ बंगाल को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और कुछ ही देर बाद सूची सामने आ जाएगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी चुनाव को लेकर अपनी नई रणनीति तैयार करने में लगी है। आज इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में बंगाल चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है और आगे का क्या प्लान तैयार किया जा रहा है, इसको लेकर भी बैठक है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं।
वहीं दूसरी तरफ किसान नेता बंगाल में आए और आज किसानों का बीजेपी को वोट न देने का अभियान भी दूसरा दिन था। आज किसान नेता भी नंदीग्राम पहुंचे और बीजेपी के खिलाफ नंदीग्राम में मोर्चा खोल दिया। राकेश टिकैत भी कोलकाता के भवानीपुरा में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने कहा कि आप भाजपा को वोट मत दीजिए, भले चाहे किसी और पार्टी को दे दीजिए, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसी को और को देख लिया वोट तो हमने देख ली थी, इसको हमारा इलाज कर दिया, या अपने वोट देगी अपने कंधे पे बैठेगी फिर। अच्छा ये बताइए किसको वोट देने की क्या पता किसी को दे लिया, तो यहाँ की जनता अपने आप समझे। टीम को ले जाए तो बंगाल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल के किसानों का अभी किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिली, ये प्रश्न लोग उनको पूछेंगे। इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? बंगाल का किसान का नेता वो नहीं है क्या? आज ममता बनर्जी को बचाने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा गद्दारी की है। आलू का कीमत दाम नहीं मिलता, वहाँ जूट का दाम नहीं मिलता है, धान का दाम MSP नहीं मिलता है, 1200 रुपये में बेचना पड़ता है 1850 के बजाय। और आज जो वहाँ के किसान 73 लाख किसान बचे हुए हैं इस फायदा से, किसान सम्मान निधि से, उसका कौन भरपाई करेगा? लोग तो उसके लिए आंदोलन। एक तरफ किसानों ने बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की चोट को लेकर पुलिस पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पुलिस पर्यवेक्षकों ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएम ममता बनर्जी दुर्घटना की वजह से घायल हुई हैं। अपनी रिपोर्ट में पर्यवेक्षकों ने हमले की आशंका को भी नकारा है। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीएम ममता बनर्जी भारी सुरक्षा के बीच थी, उन पर हमले का कोई साक्ष्य नहीं है। तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने के प्रयास कर रही है। जी हां, बीजेपी की मांग थी कि आखिर ममता बनर्जी पर हमला कैसे हुआ, ये दुर्घटना, साजिश, और लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे कि ये किन्हीं 5 लोगों का काम हो सकता है, उसको लेकर आज पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दे दी। जी हां, आगे बढ़ते हैं अपने देश के सवाल की ओर। देश के सवाल में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में सियासी मेहमान के रूप में बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह। जी हां, हमारे साथ है अमरा राम साहब, आप वाम नेता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय सरकार, टीएमसी के नेता, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कृपा शंकर चौबे जी, जी हां, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपने बंगाल में 3 दशक से ज्यादा पत्रकारिता की है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं तो चाहता था कि किसान नेता से पूछूं, लेकिन बीजेपी के पास मैं सीधा चलता हूं। डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह, डॉक्टर सिंह, इस समय यह कहा जा रहा है कि किसान आपका खेला करने बंगाल पहुंचे। नंदीग्राम सीट पर आज किसानों की महापंचायत हुई है। आप लोगों को लगता है कि ये क्या बिगाड़ लेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि युद्ध का, राजनीतिक युद्ध का बिगुल बज चुका है और पश्चिम बंगाल की महान जनता इसमें अपनी आहुति देने के लिए तत्पर है और आतुर है। जहां तक आपने किसानों का प्रश्न उठाया, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप घोष ने कहा कि पहले तो 70 लाख किसानों का जो 8400 करोड़ रुपया है जो किसान सम्मान निधि का, इसमें कि एक किसान के खाते में करीब 18,000 रुपया अभी तक लंबित है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने इसको सहयोग नहीं दिया और उनके खातों में वो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो इन किसानों के साथ गद्दारी यहाँ की तृणमूल सरकार ने की है और जो तथाकथित जो किसान नेता है या जो बिचौलियों के प्रति की वकालत करने वाले नेता है, वो यहाँ पर आकर के राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और उन किसानों की बात क्यों नहीं उठाते जिन्हें कि ये नहीं मिला। दूसरी बात, यहाँ की आप देख लीजिए कि यहाँ जो समर्थन मूल्य है जो 1800 से ज्यादा का, और हमारी सरकार करीब सारे फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की। पहले चावल, केवल धान और गेहूं की बात होती थी, और दूसरी बात कि यहाँ के किसानों को 1800 से ज्यादा 1200 1000 रुपए के अराउंड जो है उनको अपना धान बेचना पड़ता है, तो उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज आलू का उसे दाम नहीं मिल रहा है,
नरेंद्र मोदी सरकार ने डॉक्टर जूट सिंह, का जो समर्थन मूल्य है डॉक्टर उसमें सिंह, करीब आपके करीब ये 80% सारे सवालों का वृद्धि की। जवाब अगर मेरे साथ किसान नेता अभी होते तो वो देते। हालांकि कोशिश की जा रही है कि वो भी जुड़ जाएं। हमारे साथ डॉक्टर साविक मलिक साहब भी जुड़ेंगे। डॉक्टर प्रसून सिंह, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं किसान नेता के पास चलूं। देखिए, जूट का जो समर्थन मूल्य है नरेंद्र मोदी सरकार ने 78% ज्यादा बढ़ाया है। तो इसने किसानों के लिए हमारी सरकार ने जितना काम किया है उतना और किसी भी सरकार ने स्वातंत्र्योत्तर भारत में नहीं किया है। लेकिन यहाँ की सरकार ने जो है तो किसानों के साथ एक तरह से दुश्मनी ठान ली थी, और वही हाल श्रमिकों का है। आप देख लीजिए कि जिस तरह श्रमिकों के लिए हमने ट्रेनों की व्यवस्था की, उन्होंने कहा कोरोना एक्सप्रेस है, क्यों? इसलिए उन ट्रेनों को आने की इजाजत नहीं दी। तो क्या किसान और बेरोजगार लोगों को कम से कम वहां चंद कुछ बेरोजगारों को 1200 रुपए का भत्ता दे रहे हैं? नेता साविक मलिक साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रसून, आऊंगा आपके पास। साविक मलिक साहब, आखिर आप लोग राह तो नहीं भटक रहे हैं? 107 दिन हो गए, दिल्ली की सरहद पर आप लोग सरकार के खिलाफ डेरा डाले हुए थे। अब आप लोग बंगाल पहुंच गए हैं और जानकारी जो आप लोगों के जरिए मिलती है कि 5 राज्यों में जाएंगे और अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। 22 जनवरी से सरकार ने किसानों की तरफ से मुंह फेर लिया है और वो किसानों की तरफ देखना ही नहीं चाहती। 280 प्लस किसान शहीद हो गए हैं। सरकार की तरफ से आज तक किसी भी नुमाइंदे ने दुख प्रकट नहीं किया या मौन नहीं किया। तो हम लोग तो देखने गए हैं कि सरकार हो सके बंगाल में मिल जाए, वहां पर बातचीत हो जाए, या आसाम में मिल जाए, इसलिए हम लोग गए हैं। और जो हमारे मित्र अभी बता रहे थे कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इन लोगों ने बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा। साविक साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप तो इतने पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। मलिक साहब, बगल में बच्चा, दिल्ली की सरहद पर आप हैं, आपको पता है सरकार का पता कहाँ है। 11 दौर की बैठकें की और आप बंगाल ढूंढने जा रहे हैं। आज सीधे कहिए मलिक साहब कि आप बीजेपी के खिलाफ वहां किसानों को ये बताने जा रहे हैं कि ये सरकार आपकी हितैषी नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं दूसरा ये भी बता रहा हूं कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे लंगर चल रहे हैं और जेपी नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री जी और तमाम नेता खाना खा के किसान के यहाँ खाना खाने बंगाल में जाते हैं। और हम लोग, ये आपने सही कहा, स्पष्ट बताने जा रहे हैं कि बीजेपी को आपको वोट नहीं देना है। बीजेपी ने किसान के साथ धोखा किया है। इन्होंने वादा किया था कि आपकी आय दुगनी करेंगे, नहीं हुई है। इन्होंने कहा था C2 का लाभ देंगे, नहीं दिया है। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, नहीं हुआ है। ऊपर से अगर हम लोग अपना जो सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्धारित है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, वो मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं जब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है तो अन्य व्यापारियों को सस्ते में क्यों बिकवाना चाहती है? अभी तक हमारा गेहूं 1925 रुपए में सरकार खरीदती थी और व्यापारी हमारा गेहूं इस साल जो है 1400-1500 में खरीदा है। हम खाली इतनी तो मांग कर रहे हैं कि जिस भाव में सरकार खरीदती है उसी भाव में खरीदे। डाले हुए 12 से 14 तक का आपका कार्यक्रम है। बंगाल में अलग अलग जगह जाकर आप लोग महापंचायत करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, नंदीग्राम पहुंचकर क्या संकेत और संदेश देना चाह रहे हैं कि आखिर किसको लाभ और किसको नुकसान? आप खड़े किसके साथ हैं? बीजेपी का तो विरोध कर रहे हैं, तो आप खड़े किसके साथ हैं? जो भी बीजेपी को हरा सकता हो हम उसके साथ खड़े हैं। स्पष्ट लफ्जों में हम कहना चाहते हैं, जो भी बीजेपी को हरा सकता हो, वो कोई भी हो, तो चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, या कोई भी हो, जो भी बीजेपी को हरा सकता है। मलिक साहब, आपकी नजर में वो टीएमसी है या लेफ्ट? कोई नहीं है हमारी नजर में। वहां पे हमारी नजर में कोई नहीं है। जो जिस सीट पर बीजेपी को हरा सकता है उसको सपोर्ट करने की अपील करेंगे। नहीं, लेकिन आप लोग, अरे राजनीतिक चाल चेहरा उजागर कैसे हो गया? अगर अपना अधिकार मांगना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर MSP मांगना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर अपनी जमीन बचाना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। यहाँ की सरकार से पूछिए कि जो मंडियां उन्होंने बनवाई थी तथाकथित, उसमें पश्चिमी बंगाल वीरों की भूमि है। जब देश आजाद हुआ था तो पहले लड़ाई पंजाब से शुरू हुई थी और फिर बंगाल से हुई थी, चावल की खरीद जहाँ का पर क्या हाल भगत है? सिंह और सुभाष चंद्र बोस का मिलन हुआ था।
मछुआरों के लिए भी अलग मंत्रालय बना जब इस दिया। आंदोलन की क्या शुरुआत किया हुई आपकी थी, सरकार ने? मलिक साहब आप देश के देखिए, सवाल के कार्यक्रम पश्चिम में बंगाल में लगातार मंडियों आते का रहे। क्या हाल है? डॉक्टर सिंह, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर मिनिमम सिंह, सपोर्ट प्राइस क्या मिल डॉक्टर रहा है? आपने प्रसून पड़ताल सिंह, की इसकी? डॉक्टर प्रसून सिंह, मेरा मलिक साहब से सवाल है। मलिक साहब, मुझे याद है देश के सवाल के अनगिनत कार्यक्रमों में आप आकर किसानों की नुमाइंदगी की है। मेरा सवाल आपसे ये है मलिक साहब कि आपने जब ये आंदोलन शुरू किया तो आप लोगों ने कहा ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। आज आपको नहीं लगता कि आप लोग राह भटक रहे हैं? नहीं, पहले भी गैर राजनीतिक था, आज भी गैर राजनीतिक है। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, किसानों की कोई पार्टी नहीं है, किसानों का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है। लेकिन हमको आप लोग बता दीजिए, ये लोग बता दीजिए कि ये सरकार कैसे माने। हमारे 280 प्लस किसान शहीद हो गए हैं, जो किसानों से मुंह मोड़े बैठे हैं। किसानों का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, आपका कोई उम्मीदवार नहीं है। तभी राकेश टिकैत जब राजस्थान जाते हैं तो कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठे दिखाई देते हैं। देखिए, इन्होंने क्या यहाँ की सरकार से पूछा? किसान कोई भी हो सकता है, उस पर झंडा किसानों का लगा है। अच्छा, ये किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र का अधिकार है, केंद्र उसको घोषणा करे, वो देगी। मलिक साहब, आपके पास अरे आप लोग यहाँ से प्रस्ताव पारित करो, कानून बनाओ। मलिक साहब, आप मंडी में बेचे, कहीं आप कानून बनाइए ना। मुझे बेचे, जो कम खरीदता है, जो कम रेट में खरीदता है, उसको जेल भेजो। किसानों को आप बंधुआ मजदूर, अरे आप बनाते हो, आपने किसानों को मजदूरी में ला दिया। डॉक्टर सिंह, चिंता आपको करनी चाहिए। डॉक्टर प्रसून, चिंता आपको करनी चाहिए। जिस आंदोलन के कारण सारी दुनिया में जिस आंदोलन की गूंज थी, वो आपको हराने के लिए आपके राज्यों में पहुंच रहा है। जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ेंगे, जो जो महत्वपूर्ण सीटें रहेंगी, वहां जाकर ये महापंचायत करेंगे। चिंता आपको करनी है। डॉक्टर सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कुछ और मेहमान हैं, हमारे साथ अमरा राम साहब। जी हाँ राम साहब, किसान महापंचायत का असर कितना दिखाई दे रहा है आपको? बहुत जबरदस्त है। जो सरकार की जो घबराहट है, यही दिखाई दे रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि समर्थन मूल्य पूरे देश के लिए किसान लड़ रहा है। 1850 की जगह 1200 में पश्चिमी साल में धान बिक रहा है, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। राजस्थान में बाजरे का जो 2150 है, उसके लिए भी। तो मोदी और तोमर कहता है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो फिर 2150 में क्यों नहीं खरीदा? बंगाल का किसान को 1200 में धान बेचना पड़ा। किसान सम्मान निधि का बंगाल के किसानों को सम्मान निधि देश की सरकार देती है, एमएसपी देश की सरकार खरीद करती है, तो नहीं करती है। इसलिए ही देश का किसान तो पिछले 3.5 महीने से डर रहा है। तो नरेंद्र मोदी होते हुए 2011 में देश के मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं जेपी के मंत्री कि एमएसपी कानूनी रूप होना चाहिए। किसान तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिले, मैक्सिमम नहीं। राम साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि बंगाल में किसानों की क्या हालत है, बंगाल में किसानों की क्या हालत है, इस पे बात करें। और जब किसान महापंचायत के नेता वहां पहुंच रहे हैं तो कितना लाभ किस पार्टी को होगा, ये भी बता दीजिए। इसको होगा ये जनता तय करेगी। और इस देश का किसान तो 70% किसान और खेत मजदूर है, उनसे हम कहना चाहते हैं ऐसी संविधान को दर्शारी है। संजय सरकार, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। संजय सरकार, आपकी सरकार को लेकर ही सवाल है, आपकी सरकार को लेकर ही सवाल है। और राकेश टिकैत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में किसानों की हालत खराब है, इसलिए हमें जाकर वहां महापंचायत करनी पड़ रही है। और महापंचायत का फायदा किसको होगा? संजय बंगाल को अपमान करने के लिए बैठा है क्या? बंगाल को अपमान करने के लिए बैठा है क्या यहाँ पर? बंगाल को अपमान करने के लिए बंगाल को अपमान कर रहा है। इसको मालूम है मिनिमम प्राइस कितना मिलता है धान में? संजय सरकार, आप मेरी बात तो सुने, मेरा सवाल तो सुने। संजय जी, ₹250 तक। अब बंगाल अपमान करने के लिए आप लोग चैनल वाला क्या करते हैं? बंगाल को अपमान करने के लिए बैठा था मनीष जी। ये दोनों बोल रहे हैं, दोनों तो बाहर क्या है? क्या मालूम है?
भारतीय जनता पार्टी को। बेकार के बात बोलते हैं, अब बोलने का मौका दीजिएगा। अगर भारतीय जनता का तमीज समझिए, बंगाल की तहजीब ऐसी है, आपकी भाषा से झलक रही है कि आप बंगाल की तहजीब को नहीं समझ रहे हैं। आप थोड़ी सम्मानित तरीके से बात करिए। बंगाल की जनता कितनी महान है, उनका व्यवहार कितना अच्छा होता है, उसको पहले उसका सम्मान करिए। अब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं, अब भारतीय जनता हार की हताशा में अनर्गल प्रलाप न करें। आप कितना जानते हैं? 2122 रुपया दिया जाए, 2160 रुपया दिया जाता है धान का कीमत। अब जानते हैं बंगाल के बारे में बोलते हैं, जाकर के देखो मंडी में क्या हाल है। 5 लाख हमारी सरकार 25 कर दिया जाता यहाँ मंडियों में गाय भैंस चल रहे हैं। किसान बीमा 50 से लेकर 5 लाख रुपया तक दिया जाता। आपको मालूम है किसान मंडी फ्री है, आपको मालूम है? 18,000 रुपया क्यों नहीं पड़ा किसानों के खाते में? आप देखते हैं मेरे यहाँ पर एक भी 8400 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया उनके खाते में? आदमी है आपको सबसे भारतीय जनता पार्टी RSS कोई भी सिंचाई परियोजना क्यों नहीं लाई आपकी सरकार? अच्छा 1925 से लेके 1947 तक आप मछुआरों के लिए क्यों क्या किया आपकी सरकार ने? वो भी तो किसान की श्रेणी में है। 1947 साल में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, RSS क्यों तिरंगा को पैर में कुचला था? RSS क्यों तिरंगा को पैर में कुचला था? अरे क्या ये अनर्गल प्रलाप है, इस तरह की बात? अरे RSS से बड़ा राष्ट्रवादी संगठन कहीं है ही नहीं। नीरव मोदी का पैसा खा के बंगाल में रूपा गांगुली बच्चा चोरी किया था, आपको मालूम है? पमेला गोस्वामी कोकेन में पकड़ा गया था, आपको मालूम है? बंगाल के बारे में बोलने के लिए आता है। अरे मुद्दों से भटकिए मत। 2 लाख करोड़ रुपया तो आप घोटाला किया गुजरात में। संजय जी, संजय जी, अब इनको थोड़ा पानी पिलाइए तब। संजय सरकार, अरे सरकार जरा शांत हो जाएं आप, उनको जवाब देने दीजिए। डॉक्टर सिंह आप अपनी बात रखें, ज्यादा फसलों वो समर्थन मूल्य के दायरे में मोदी सरकार लाई। सारी फसलों में उत्तरोत्तर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि मोदी जी की सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि की घोषणा मोदी जी की सरकार ने किया है। जो किसान फसल बीमा योजना है उसका जो पुनर्निर्धारीकरण है उसका श्रेय मोदी जी की सरकार को जाता है। और किसानों के लिए कई सारी परियोजनाएं, और आज यूरिया के लिए विभिन्न राज्यों में गोलियां चलती थी, आज यूरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर ढंग से हो रहा है। डॉक्टर सिंह, अगर श्रेय जाता रहता तो किसान दिल्ली की सरहद से उठकर अलग अलग राज्यों में जाकर आपके खिलाफ ना खड़ा होता और आपको वोट न देने की अपील नहीं करता। जो किसान हमारे खिलाफ बोल रहे हैं वो समूचे राष्ट्र के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो सच्चे में किसान के प्रतिनिधि हैं तो आप ये बताएं, आप किसानों को आजादी क्यों नहीं दे रहे हैं कि अपना फसल वो किसी को भी बेच सकते हैं? वो लोग अर्बन नक्सल को छुड़वाने के लिए आंदोलन करते हैं। वो लोग, कुछ लोग, जो एक पॉप सिंगर है उसके साथ जो एक खालिस्तानी व्यक्ति है उसका संबंध है, उन लोग से ट्वीट करवाते हैं। तो भाई आप जब किसान है, क्या किसान ट्विटर पे इंटरेस्टेड रहेगा क्या? अरे किसान तो धरती पर, जो धरती माँ की सेवा पर डॉक्टर सिंह, संजय सरकार से सवाल ले लेते हैं। संजय जी, ममता दीदी हमेशा कहती रही हैं कि बंगाल में बाहरी आदमी का कोई काम नहीं, बाहरी आदमी नहीं चलेगा। इस आंगन में किसान महापंचायत का क्या काम? चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं तो वो आपको चलेगा। संजय सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो आतंकी है ना, जो ये टीवी में बैठ कर उल्टा साधा बोलता है, ये आतंकी को हम लोग अंदर नहीं, बंगाल में नहीं आने देंगे। इसको मालूम है धान का कीमत हम 2180 रुपया देता है, ये बोलता 1200 रुपया। कहाँ का मूर्ख के लेकर बैठा है? कुछ भी नहीं है। हम 5 लाख रुपया किसान क्रेडिट कर देते हैं। संजय जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। संजय सरकार, केंद्र सरकार, संजय सरकार देश के सवाल के पैनल पर मौजूद हर पैनलिस्ट सम्मानित पैनलिस्ट है और भाषा की मर्यादा बनी रहे। निजी आक्षेप से बचना होगा। संजय सरकार, संजय जी, निजी आक्षेप से बचना होगा। हमारे साथ कृपा शंकर चौबे जी हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की सभ्यता के नाम पर कलंक। संजय सरकार, अरे सरकार आप सुन तो लीजिए, आप सरकार हैं और कुछ ही दिनों बाद जनता जो कि ब्रह्मास्त्र है वो तय करेगी अपने वोट के जरिए। थोड़ा शांत रहिए संजय सरकार, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कृपा शंकर चौबे जी हैं। कृपा जी, इस समय जो बंगाल में चल रहा है और किसान महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत अपने पूरे फौज फाटे के साथ बंगाल में डेरा डाले हुए 3 दिन के लिए और बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। चौबे साहब, हम ये जानना चाहेंगे, अगर वो बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं, ये कहते हैं बंगाल में किसानों की हालत खराब है इसलिए यहां महापंचायत लगाई है, तो आखिर वो किसको समर्थन की बात कर रहे हैं?
तो इससे अगर किसानों की हालत खराब है तो जाहिर है इसके लिए केंद्र सरकार नहीं जिम्मेदार है, वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है। और मुझे नहीं लगता है कि टिकैत और उनके तमाम साथियों के जाने से वहां के मतदाताओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा। किसान और की समस्या को लेकर के ही बंगाल में 10 साल पहले परिवर्तन हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम तो किसान आंदोलन था, और वहां उससे भी पहले जाए तो नक्सल आंदोलन के भी केंद्र में किसान ही थे। तो किसान और किसानी का सवाल बंगाल में एक सुलझता हुआ सवाल हमेशा रहा है। आज वहाँ खेतिहर मजदूरों की बहुत बुरी दशा है। थोड़ी बहुत जो सुधार के कुछ काम हुए थे, तो विनय कृष्ण चौधरी जब भूमि सुधार मंत्री थे तब किसान लगातार किसान महासमस्या ग्रस्त होता गया। मालूम है आपको? इसलिए भाजपा ये सब देश को बर्बाद कर दे रहा है। संजय सरकार, मैं आपसे आग्रह करता हूं, टेक्निकल फॉर्मेट के जिस फॉर्मेट पे हम ये देश का सवाल कर रहे हैं, इसमें एक समय एक व्यक्ति बोले तो ज्यादा बेहतर है। जब आप कह रहे थे तो किसी ने नहीं कहा। चौबे साहब अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। चौबे जी। जी, तो मैं ये कह रहा था मनीष जी कि वहाँ कृषि का सवाल और किसानों का सवाल बहुत सुलझता हुआ सवाल रहा है और बहुत दिनों से रहा है। नक्सल आंदोलन के केंद्र में किसान थे, कृषि का प्रश्न था। उसके बाद भी सिंगूर और नंदीग्राम में किसान आंदोलन ही केंद्र में था, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हुआ। तो लेकिन अभी जो लोग जा रहे हैं और टिकैत जी के साथी भी जाएं, उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल के इस चुनाव में सीधे सीधे दो पक्ष हैं। एक निश्चित रूप से दीदी की पार्टी है और दूसरा मोदी जी की पार्टी। तो और सीधी यहाँ लड़ाई सीधे तो यहाँ ठीक है। जी चौबे साहब वहां पर पार्टियां हैं, लेकिन मामला जो है उसको लेकर आखिर किसानों की ये महापंचायत किसको लाभ पहुंचाएगी और किसको नुकसान, इसको लेकर अभी ये चिंता चल रही है कि आखिर राकेश टिकैत जब वहां डेरा डाले हुए हैं तो इसका फायदा किसको। जी हाँ, वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद देश का सवाल में आपका फिर एक बार स्वागत है। और हमारे साथ देश का सवाल में चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में अमरा राम साहब, पूर्व विधायक वाम नेता, हमारे साथ संजय सरकार, टीएमसी के प्रवक्ता नेता, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कृपाशंकर चौबे जी, और किसान नेता साविक मलिक साहब और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सरकार जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से ममता दीदी की बात की जा रही है कि ममता दीदी 15 तारीख से अपना प्रचार शुरू करेंगी, और ऐसी सूरत में क्या वो व्हील चेयर पर ही करेंगी, इसकी कोई जानकारी है आपको? इसको पहले बंगाल के बारे में हम 1 मिनट में 2-4 शब्द यूज करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं, जो भाम के भी बैठे हैं, वो सब बाहर के आदमी है। बंगाल के नजदीक आके नहीं देखते तो मालूम नहीं पड़ेंगे। गूगल में भी सर्च कर नहीं करता है। धान का कीमत 100 किलो का कीमत यहाँ पर 2180 से लेकर 2200 रुपया दिया जाता है। उसको भाई को बोलिए, भारतीय जनता जो वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर है, उसको पूछ लेने के लिए बोलिए, उसको जानकारी नहीं है। हम लोग जो कीमत देते हैं, हम किसान को 5 लाख रुपया का किसान क्रेडिट कर दिया है। 1800 रुपया केंद्र सरकार का है। चुप रहिए, बोलने दीजिए। यार गुंडागर्दी करने के लिए आया क्या? ये कैसे सोच लिया कि बाहरी हूँ, चुप रहिए, यहीं में बैठा हूँ। संजय जी, अभिव्यक्ति की आजादी की आप सीमा ना लांगे। संजय सरकार, सम्मानित मेहमान इस पैनल पर हैं, आप किसी पर इस तरह के निजी आक्षेप नहीं कर सकते। आप अपनी बात रखें, लेकिन किसी पैनलिस्ट को आपको किसी भी बात करने के लिए मत बोलिए, बीच में बात करने के लिए मत बोलिए। हम जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। उसको बच जाएंगे। मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को अभी टीवी में मुंह दिखाने का बहुत शौक है। नरेंद्र मोदी को मुंह नहीं दिखाएंगे तो दिन नहीं चलेंगे, मेरे को मालूम है। तो एक चीज आपको बताने चाहते हैं, मैं 5 लाख रुपया का किसान क्रेडिट कर दिए हैं। महीना में 42,000 रुपया, दिन में 1400 रुपया उसको खर्चा करने के लिए 50,000 से लेके 5 लाख रुपया तक मैंने किसान बीमा दिया है, किसान मंडी फ्री दिए हैं, किसान को बीच में सब्सिडी देता है, स्टेट फर्टिलाइजर में सब्सिडी देता है, इसको मालूम ही नहीं है। और केंद्रीय सरकार कितना दिया किसान निधि में? 6,000 रुपया, महीना में कितना? 500 रुपया, दिन में 16 रुपया 50 पैसा, 16 रुपया 50 पैसा में एक किसान को जिंदगी गुजारते हैं। हम पूछने चाहते हैं, दूसरा नंबर एक क्या दे रहा है भारतीय जनता पार्टी? मेरे बंगाल का
किसान गरीब है। अब जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता संजय पार्टी सरकार जी, बहस का आखिरी पड़ाव है, बहस का भारतीय जनता पार्टी, अरे इसीलिए भारतीय जनता तो पार्टी बहस ठीक का है। आखिरी पड़ाव है। मुझे सारे मेहमानों के पास जाना है, वक्त कम है। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है संजय सरकार। अब डॉक्टर प्रसून सिंह आपसे जानना चाहेंगे, आप संजय सरकार की जो तमाम सवाल है उनका जवाब दें। और मेरा सवाल उसमें एडिशन ये है, किसान महापंचायत कहती है बीजेपी हारी तो घमंड चूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि स्वामी विवेकानंद की पुण्य भूमि पश्चिम बंगाल से पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश मिला था। और ये हमारे मित्र जो हैं ये कह रहे हैं कि आप बहिरागत हैं। ये बहिरागत और आंतरिक लोगों की जो ये डिबेट ये करते हैं, ये पूरी तरह बंगाल, पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें इस चुनाव में जवाब देगी। अरे हमारे बंगाल के मनीषियों ने पूरे विश्व को संदेश दिया है। और बहिरागत की और आंतरिक लोगों की बात मत करिए। दूसरी बात, मैं पिछले 20 वर्षों से पश्चिम बंगाल में ही हूं, मैं कहीं बाहर ही नहीं हूं। दूसरी बात की 2120 रुपए में 2018 में 2017 में कम से कम जो किसानों से 8 लाख किसानों को दिया गया, उसके बाद ये घटते घटते करीब करीब 5 लाख आ गया। 3 लाख किसानों का नाम उसमें से गायब हो गया। सरकारी आंकड़े हैं 2150 में 1850 से ज्यादा रुपया केंद्र सरकार देती है और उसमें राज्य। लेकिन समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है, उन किसानों का जो परसेंटेज है, उनकी संख्या है, उत्तरोत्तर कम होते जा रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर प्रसून सिंह, किसानों की हालत को लेकर ही किसान महापंचायत लगातार वहां पर हो रही है। ऐसी सूरत में लोगों को ये लग रहा है, कई के मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये अभियान है, इसका फायदा हमको होगा। लेकिन किसान महापंचायत में ये तस्वीर साफ नहीं आ रही कि आखिर किसान है किसके साथ। साविक मलिक साहब, ये अगर तस्वीर साफ नहीं है तो आप केवल वोट कटवा ही साबित होंगे। मनीष जी, वोट कटवा का मतलब होता है जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है। हम लोग चुनाव तो लड़ नहीं रहे, हम लोग अपना विरोध दर्ज करा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। किसान है, खाली हाथ है, जो था वो सरकार ने लूट लिया है। हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग सरकार की बात नहीं सुनोगे तो जो किसानों ने वोट देके आपको सत्ता तक पहुंचाया है, वो उसका विरोध करना भी जानता है। हमारा इतना सा उद्देश्य है और कोई नहीं है कि आप लोग केंद्र में बैठे हो, सत्ता में बैठे हो। 106 दिन किसानों को हो गए हैं, लगातार किसान शहीद हो रहे हैं, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो जहां भी आप चुनाव लड़ोगे, हम जाकर जनता को बताएंगे कि ये पार्टी किसान विरोधी पार्टी है और किसानों से झूठे वादे करती है और जो वादे करती है उनको पूरा नहीं करती है, किसानों को शोषण करती है। जनता को बताएंगे, हमारे पास खोने को जनता क्या को है? बताएंगे। लेकिन उद्देश्य तो यही है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को वोट नहीं देना। इसी उद्देश्य के साथ तो आप लोग महापंचायत लगा रहे हैं। किसानों को दूसरी आजादी देना क्या अपराध है? ये लोग कहते हैं कि हम तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। नहीं, मैं आप सुनिए, लोग ये नहीं चाहते कि इनका काम वो हो जाए, खत्म हो जाए। अगर ये चाहते हैं, किसान अपने घर बैठ जाएगा। हमारी 2 छोटी छोटी मांगे हैं, उनको आज मान ले। अभी मन की बात करे टीवी से, कह दे हमने आपकी एमएसपी मान ली है और तीनों कानून वापस कर लिए हैं, मिल बैठ के इनको अच्छे से बना लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, किसान जाकर अपनी खेती बाड़ी करेगा। इनको मौका कौन दे रहा है? यही लोग तो मौका दे रहे हैं। एमएसपी अभी तक प्रशासनिक शासनादेश के लेकिन माध्यम इन्होंने दो नए किसान पाले हैं। अमरा राम साहब, किसान महापंचायत का ये कहना है, हम ना 3 में ना 13 में हम केवल सरकार जो कर रही है, यानी कि केंद्र की सरकार जो कर रही है, किसानों के साथ जो जुल्म सितम की कहानी बताई जा रही है, इसको लेकर हम वहां जनता को जागृत करने पहुंचे हैं। तो ऐसी सूरत में आखिर वहां की जनता आपको क्या लगता है किसके साथ खड़ी होगी, आपके, कांग्रेस या टीएमसी के? ये भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार, जिन्होंने उम्मीदों के साथ लोगों ने वोट देके भेजा था, ये देश विरोधी है। ये देश के आजादी को गिरवी रखने का, कंपनियों को, विदेशी और देशी कंपनियों को गिरवी रखने का, रेल हो, बैंक हो, बीमा हो, सड़क हो, हवाई अड्डा हो, सब कुछ कंपनियों के हवाले, और खेती और रोटी को भी अडानी और अंबानी के गिरवी रखना चाहते हैं। इससे देश विरोधी, किसान विरोधी नहीं है। नौजवान एक भी वायदा 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, हर साल 2 करोड़ को नौकरी काम देंगे,
साथ साथ में अगर 14 करोड़ को देता तो एक आधी से ज्यादा बेरोजगारी खत्म हो जाती। इन्होंने कोरोना महामारी को अवसर में केवल कंपनियों के लिए बदलने का, मजदूरों के कानून समाप्त कर दिए, किसान की खेती और देश की गरीब और किसान की रोटी को मुनाफे का सौदा। जब छोटे व्यापारी थे स्टॉक सीमा की, अब अंबानी, अडानी और वालमार्ट खरीदेगा। जी तो अमरा कोई राम सीमा नहीं होगी। साहब राम साहब कृपा शंकर चौबे जी हैं, चूंकि मुझे देश का सवाल खत्म करना है। राम साहब, देश का सवाल मुझे खत्म करना है। एक आखिरी सवाल चौबे जी। चौबे जी, 83 वर्ष के यशवंत सिन्हा साहब ने, जिन्होंने कसम खाई थी कि अब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा, उन्होंने आज फिर एक बार यू टर्न मारा और टीएमसी का दामन थाम लिया। तो बंगाल की सियासत में और खासकर यशवंत सिन्हा का टीएमसी का दामन थामना, आपको क्या लगता है कि क्या ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? ईमानदारी से लगाई जाती है, पंचायत पारदर्शी तरीके से अगर लगाई जाए तो उससे खुद ममता बनर्जी कटघरे में आएगी, क्योंकि बंगाल का किसान खुश नहीं है। वहाँ छोटे दर्जे का किसान, मझले दर्जे का किसान और खास तौर पर खेतों में काम करने वाले मजदूर, जो खेत मजदूर हैं, वे एकदम दुर्दशा के शिकार हैं। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ी है। और वे जो खेती मजदूरी करते थे, बाद में दूसरे राज्यों में उनका पलायन, चौबे साहब, और वे जब लौटे जी तो उनको ये कहा कृपा शंकर चौबे साहब हमारे साथ, संजय सरकार, डॉक्टर निखिल प्रसून सिंह हमारे साथ। आपने देखा कि हमारे साथ अमरा राम साहब जुड़े, आप सभी का, और साविक मलिक साहब किसान नेता आप जुड़े। आज सभी का देश का सवाल में आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, लेकिन जाते जाते इतना कहना चाहेंगे कि किसान, हम मेहनत कश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे। दिल्ली की सरहद को अपनी दायरा बढ़ाते हुए अब वो देश के 5 राज्यों में जहां चुनाव है, वहां जाकर अपना हिस्सा मांगने की कोशिश कर रहा है। आखिर नतीजे क्या होंगे, ये ब्रह्मास्त्र मतदाता के हाथ में है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।